हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए नेट एजुकेशन के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसे हम अभी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ फिलोसफी इंटीग्रेट्स स्टूडेंट्स कैपेसिटीज, इंटरेस्ट, हैबिट्स विद सोशल पार्टिसिपेशन। इसमें से कौन सा दर्शन का जो स्कूल है या जो छात्रों की रुचियों, क्षमताओं, आदतों के साथ सामाजिक भागीदारी को एकीकृत करता है? तो कौन सा स्कूल है जो कि बच्चों के सारी प्रैक्टिकल चीजों को, थिंग्स को प्रैक्टिकल रखता है, उनकी कैपेसिटीज, इंटरेस्ट जो कि वास्तविक जीवन में होता है उसको सोशल पार्टिसिपेशन, हैबिट्स के साथ इंटीग्रेट करता है। तो इसमें हमारा है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म में क्या होता है कि यह लर्निंग का एक ऐसा अप्रोच है जो कि कीप्स फोकस ऑन कीपिंग थिंग्स प्रैक्टिकल, सभी चीजों को व्यवहार में रखता है, व्यवहारिक रखता है, इसीलिए ये व्यवहारिकता से जुड़ा हुआ है। और ये इसके थियोरिस्ट थे कि ये सिद्धांत जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। प्रैग्मेटिज्म इसने दिया है जॉन डीवी। उन्होंने क्या कहा कि इसके 4 सिद्धांत हैं, जिसमें क्या क्या है, एक है यूनिटी, दूसरी है इंटरेस्ट जिसको हम रुचि कहते हैं, फिर अनुभव, क्षमता और आदत, ये सारी चीजें, एक्सपीरियंस, 4 चीजों को लेता है, यूनिटी, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस एंड इंटीग्रेशन। तो इन सब चीजों को वो इंटीग्रेट करता है, ठीक है। और रियलिज्म में क्या होता है कि वो जो वर्ल्ड को रियल मानता है, रियलिटी पर ज्यादा विश्वास करता है। रियलिज्म में क्या है कि किसी भी चीज को, ये मनुष्य को क्या मानता है कि यह एक मटेरियल वर्ल्ड का एक पार्ट है, मैन इज ओनली अ पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। और रियलिज्म एक्सपेरिमेंट पर बल देता है, और किस पर बल देता है, प्रेजेंट लाइफ पे बल देता है। और नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म, क्या आइडियलिज्म जो है वो ऐसा फिलॉसफी है जो कि किस चीज पर बिलीव करता है, रियलिटी को आइडियल मानता है, ये आइडिया, वैल्यूज और एसेंस पर महत्व देता है। यह एक्सटर्नल और रियल वर्ल्ड का इसका मानना है कि माइंड से और वैल्यूज से और इंटेलेक्ट से ये अलग नहीं किया जा सकता है। और नेचुरलिज्म जो है, जो प्रकृतिवाद है, वो नेचर को बहुत ज्यादा महत्व देता है, और इसका स्पिरिचुअल वैल्यूज पर कोई बिलीफ नहीं होता, विश्वास नहीं होता। वो साइंटिफिक नॉलेज को हाईएस्ट मानते हैं। यहाँ सोसाइटी को वो एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर मानते हैं। इन्हें इन्हें ना तो आत्मा पर विश्वास, ना तो सोल पर विश्वास होता है, ना गॉड पर, ना ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर विश्वास होता है। तो केवल प्रैग्मेटिज्म ही ऐसा है जो छात्रों की क्षमताओं, कैपेसिटीज, इंटरेस्ट, हैबिट्स और सोशल पार्टिसिपेशन को इंटीग्रेट करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है जो बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा धारणा जो है वो तीनों के द्वारा है, तीनों की धारणा, टैगोर, गांधी और अरविंदो, तीनों के धारणा से मिलता जुलता है। तो कौन सी ऐसी धारणा है जो तीनों, तो टैगोर, गांधी और अरविंदो सब सेल्फ रिलायंस पे बहुत महत्व देते थे। आत्मनिर्भरता जो था, ये तीनों जो ये थे फिलोसोफर, तीनों आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस पे सबसे ज्यादा जोर देते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज 4 नोबल ट्रूथ्स गिवन बाय लॉर्ड बुद्धा इन प्रॉपर सीक्वेंस। भगवान बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्यों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो महात्मा बुद्ध के 4 नोबल ट्रूथ्स क्या थे, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं तो हमें अरेंज करने में आसानी होगी। तो पहला था ट्रूथ ऑफ सफरिंग, दूसरा था ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग,
कॉज ऑफ सफरिंग। सफरिंग को दुख भी कहते हैं, कष्ट भी कहते हैं। ट्रूथ, तीसरा था ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग। ठीक है, और चौथा था ट्रूथ ऑफ द पाथ, उस राह का सत्य जो कि सफरिंग को एंड करता है, दैट लीड्स टू द एंड ऑफ द सफरिंग। ठीक है, ये उनके सिद्धांत थे। अब इसको हमको उसी हिसाब से अरेंज करना है। तो बुद्ध के सिद्धांत के अनुसार हमारा पहला उनका ट्रूथ क्या था कि मिजरी इज द लाइफ। ट्रूथ क्या है? दुख जीवन की वास्तविकता है ना। ट्रूथ इज ट्रूथ ऑफ सफरिंग, तो ट्रूथ इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। फिर यहाँ सफरिंग को यहाँ मिजरी लिखा हुआ है। एवरी मिजरी हैज ए कॉज, तो नहीं, फिर है कि ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, फिर ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग। ये संभव है। इसका हम सीक्वेंस हमारा आ गया दूसरा। तीसरा क्या है? ट्रूथ फिर देयर इज रेमेडी, हर एंड है, हर सफरिंग का एंड संभव है। इट इज थर्ड, एक उपाय है। और चौथा है ट्रूथ ऑफ द पाथ दैट लीड्स टू द सफरिंग। एवरी मिजरी हैज ए कॉज, हर दुख का एक कारण होता है। पहला दुख जीवन की वास्तविकता है, फिर है हर दुख का एक कारण, फिर है दुख से मुक्ति मिल सकती है, प्रत्येक कष्ट के लिए एक उपाय है, और हर दुख का एक कारण होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस उनके हिसाब से। उनका चार्ट नॉवेल ट्रूथ था, जिसमें था कि ट्रूथ ऑफ सफरिंग, ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, और तीसरा था ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ द सफरिंग, और ट्रूथ ऑफ द path that leads to the end of the suffering। ठीक है, तो उसको यहाँ पर ये वो चार्ट थे जिसको हम यहाँ पर सीक्वेंस में करना था। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए। आंसर को टिक कर दूं मैं। सॉरी, इसका आंसर होगा कि मिजरी इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, दुख जीवन की वास्तविकता है। फिर है एवरी मिजरी हैज अ कॉज, फ्रीडम फ्रॉम मिजरी is possible, and there is a four noble truths given by Lord Buddha in proper sequence. According to PBS, the Four Noble Truths. Truth of suffering, the truth of cause of suffering, ये होगा इसका आंसर। इसलिए मुझे लग रहा था इसका आंसर है बी। पहला है पहला ट्रूथ ऑफ सफरिंग, फिर ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, फिर है द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, और चौथा ट्रूथ ऑफ पाथ दैट लीड्स एंड ऑफ द सफरिंग। ओके, सो आंसर इज 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है,
Today there is a lot of emphasis on ICT. इसका कारण क्या है? इट्स द इम्प्लीकेशन ऑफ, किस चीज का इम्प्लीकेशन है, क्यों इतना ज्यादा आईसीटी का शिक्षा में जोर दिया जा रहा है, आपको ये बताना है। तो इसका कारण है लॉजिकल एनालिसिस, रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म और मार्क्सिज्म नहीं, लॉजिकल एनालिसिस, तार्किक विश्लेषण, हर चीज का रीजनिंग होता है उस, इसलिए इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टेटमेंट एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी, इसका क्या मतलब है? क्यों कहा जाता है ऐसा कि शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है? इसको इसलिए कहा जाता है कि डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी है क्योंकि फिलॉसफी में क्या है, बिकॉज फिलॉसफी में विजडम है, बुद्धि है। एजुकेशन क्या करता है, वह विजडम को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है। तो ये डायनेमिक हो गया क्योंकि ये विजडम का ट्रांसफर करता है। एजुकेशन इज कॉल्ड डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी, जो कि एजुकेशन जो है वो फिलॉसफी को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करता है। और एजुकेशन क्या है कि एजुकेशन जो है वो फिलॉसफी के फंडामेंटल मौलिक जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, उनको अप्लाई करता है। फिलॉसफी आइडियल्स देता है, आदर्श देता है, वैल्यूज देता है और प्रिंसिपल्स देता है, सिद्धांत देता है। तो इसलिए इसका आंसर है डी कि theoretical tenets are translated into practice by education. एजुकेशन क्या करता है कि जो भी सिद्धांत है दर्शन का उसको व्यवहार में लाता है, ट्रांसमिट करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाता है। ठीक है, और वैल्यूज और आइडियल्स को देता है, फिलॉसफी देता है, जिसे शिक्षा क्या करता है, अप्लाई करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिलीफ ऑफ इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी? इस्लामिक ज्ञान मीमांसा का विश्वास क्या है? इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी जो है वो क्या है, वो बताता है कि यहाँ राष्ट्रीयता का भी बॉन्ड बांधता है। मतलब क्या है कि रिलीजन के साथ साथ ये जस्टिस का स्पिरिट भी रखता है, टुगेदरनेस भी, भाईचारा, न्याय, समानता और एकता, ये मनुष्य के में इस तरह का वैल्यूज को वो इनकलकेट करता है। तो इस्लामिक रिलीजन में ये सारी चीजें हैं। तो व्हाट आर देयर इन इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी? वो वहाँ पर ओनली नॉलेज ही नहीं है, बल्कि इट्स यहाँ बॉन्ड ऑफ नेशनलिज्म है, which contains spirit of justice, togetherness, equality और unity। तो इसका आंसर है आपका बी कि इंस्टीट्यूशनल नॉलेज इज, सहज ज्ञान क्या है, वो शास्त्रों द्वारा प्रमाणित होने तक वास्तविक नहीं है। इसीलिए ये विश्वास जो है, ज्ञान मीमांसा जो है, एपिस्टेमोलॉजी, इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी का यही बिलीफ है कि जो इंस्टीट्यूशनल ज्ञान है वो शास्त्र द्वारा प्रमाणित होने तक वास्तविक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, which of the following is an implication of logical positivism? लॉजिकल कौन सा एक तार्किक सकारात्मक वाद का निहितार्थ है? ये क्या है? लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या होता है? ये लॉजिकल एम्पिरिसिज्म भी इसको कहते हैं। ये वियना में लॉजिकल एम्पिरिसिज्म ये कहाँ पर प्रचलित था? ये मूवमेंट था जो कहाँ शुरू हुआ था? वियना में शुरू हुआ था 1920 में, जो
क्या बताता? ये फिलोसॉफिकल मूवमेंट था। कहाँ शुरू हुआ था? वियना में। और ये क्या मानता है? यह मानता है कि साइंटिफिक नॉलेज ही केवल सही नॉलेज है। साइंटिफिक नॉलेज ही केवल तथ्यात्मक या फैक्चुअल नॉलेज है। इज ओनली, ये केवल वैज्ञानिक ज्ञान को ही तथ्यात्मक या फैक्चुअल नॉलेज मानता है। और बाकी सबको क्या मानता है? जितना भी ट्रेडिशनल परंपरावादी जो मेटाफिजिकल डॉक्ट्रिन्स था वो सारे बेकार हैं, व्यर्थ हैं। तो इसका मेन मानना क्या था? ये इसका मेन मानना था कि एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज शुड बी सेंट्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? विश्लेषण होना चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिक नॉलेज और फैक्चुअल नॉलेज को पर ज़्यादा विश्वास करता था और बाकी चीज़ों को ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो था वो वियना में शुरू हुआ था, फिलोसॉफिकल मूवमेंट था, और जिसमें ज्ञान और केवल विज्ञान को इसे नियो पॉजिटिविज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर कर सकते हैं कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म को नियो पॉजिटिविज्म भी जाना जाता था। ये वेस्टर्न फिलॉसफी का मूवमेंट था। वेस्टर्न फिलॉसफी का मूवमेंट था और इसका मेन थीम था वेरिफिकेशन, कि कोई भी चीज को बिना वेरीफाई किए उसको मानना नहीं था। इस थ्योरी का नॉलेज कहता था कि वही स्टेटमेंट सही है जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं या जिसका लॉजिकल प्रूफ है, जो कि हम वेरीफाई कर सकते हैं और उसका सही वैल्यू है और फैक्चुअल कंटेंट इसमें कंटेंट है। ये 1920 में शुरू होकर यहाँ ये वियना सर्किल में फैला था। ये इसको बर्लिन सर्किल और वियना सर्किल में भी ये फैला था, 2 सिटी में। और ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म का आइडिया यहाँ से बढ़ा था और उसके बाद ये बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में गया था। ठीक है, तो इसलिए उनका कहना था कि एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज शुड बी द सेंट्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये इसको हालांकि कई बार स्टीरियोटाइप भी कहा गया, लेकिन ये उस समय का बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें इसका मतलब सकारात्मकवाद का निहितार्थ क्या है? लॉजिकल पॉजिटिविज्म का निहितार्थ यही था कि लैंग्वेज को एजुकेशन का सेंट्रल पार्ट मानना चाहिए। भाषा को शिक्षा का केंद्रीय विश्लेषण, भाषा शिक्षा का केंद्रीय विश्लेषण होना चाहिए। मतलब क्या है? एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज शुड बी द सेंट्रल पार्ट। एजुकेशन का सेंट्रल पार्ट क्या होना चाहिए? शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? शिक्षा का केंद्र भाषा का विश्लेषण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ऑरोबिंदोज एजुकेशनल थिंकिंग को इंटीग्रल एजुकेशन क्यों कहा जाता है? अरविंदो के सोच को या थिंकिंग को एकात्मक शिक्षा, इंटीग्रल शिक्षा क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि यह बच्चों के इंटीग्रल एजुकेशन इसलिए कहा जाता है कि ये बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूर्ण विकास पर ये जोर देता है। पूर्ण विकास का क्या मतलब हुआ? पूर्ण विकास का मतलब हुआ कि माइंड, बॉडी एंड सोल सबका विकास पर जोर देता। होलिस्टिक एंड सोल, इसको हम कहेंगे होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, माइंड, बॉडी और सोल के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे जोर देता है। अरविंद का मानना था कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों में नैतिक मूल्य इनकलकेट करे, मोरल वैल्यूज, मानवता, ह्यूमैनिटी, क्या क्या चीज़ पे वो जोर देते थे कि एजुकेशन को क्या क्या इनकलकेट करना चाहिए।
मनुष्य में, स्टूडेंट या बच्चों में मोरल वैल्यूज, मानवता, ह्यूमैनिटी एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। इंटीग्रल एजुकेशन जो होता है ना, वो हार्मोनी, नॉलेज और विल पावर तीनों चीज बढ़ाता है। क्या क्या? नॉलेज, हार्मनी एंड विल पावर डेवलप करता है। इसलिए इसे कहते हैं कि बिकॉज इट डज नॉट नेग्लेक्ट एनी ऑफ फिजिकल, साइकिक एंड स्पिरिचुअल, मतलब शारीरिक, मानसिक और भावना आध्यात्मिक विकास करता है बच्चों का, किसी भी आयाम का की उपेक्षा नहीं करता। इसलिए इसका आंसर है बी। और ये है थिंकिंग कॉल्ड इंटीग्रल एजुकेशन, क्योंकि ये तीनों को लेके चलता है, फिजिकल, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास, माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों के डेवलपमेंट की बात करता है। अगला क्वेश्चन है रियलिज्म। ये मैच करना है, ये दो लिस्ट दिए हैं जिसमें हमें मैच करना है। तो आइडियलिज्म, आइडियलिज्म इज रिलेटेड विथ डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हम पहले रूल बताते हैं और उसको एक एक केस पर लागू करते हैं। तो ये हमारा रूल पहले हम मान के चलते हैं किसी चीज को। आइडियलिज्म फिलॉसफी बिलीव करता है कि अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी आइडियल होता है। क्या होता है? आइडिया, वैल्यूज, एसेंस, ये सारी चीजों पर विश्वास करता है, ये हम मान के चलते हैं। यहाँ एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड में क्या है कि इसको, बाहरी दुनिया को हम अपनी आंतरिक दुनिया से अलग नहीं कर सकते, अपने माइंड से, अपने इंटेलेक्ट से, अपनी कॉन्शियसनेस से इसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पहले ये रूल डिडक्टिव होता है, वहां से फिर। और रियलिज्म क्या होता है? मतलब डिडक्टिव में होता है पहले रूल बताते हैं फिर हम एग्जाम्पल्स पे लाते हैं। तो मतलब ये किसी भी चीज को जनरलाइज करता है और किसी भी चीज को सेपरेट नहीं कर, मतलब रियल वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड को वो इंटरनल और कॉन्शियसनेस के साथ, मतलब दोनों को लेकर चलता है। रियलिज्म क्या है? रियलिज्म जो है वो इंडक्टिव मेथड। ये क्या करता है? इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हम एक एक केस को देखते हैं फिर रूल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया डिडक्टिव, और इंडक्टिव में होता है एग्जाम्पल से रूल की ओर हम जाते हैं। ठीक है, यहाँ रूल से एग्जाम्पल पर आते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक केस को अध्ययन करते हैं, उसके बाद फिर हम कोई चीज को कंक्लूड करते हैं, कोई रूल बनाते हैं। फिर प्रैग्मेटिज्म क्या होता है कि हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड में हम करके देखते हैं। तो ये हो गया प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट, सॉरी, प्रैग्मेटिज्म में हम आता है कि हम प्रयोग करके देखते हैं। और ये जो है हमारा नेचुरलिज्म, ये ह्यूरिस्टिक है। ह्यूरिस्टिक मतलब हमने इसमें, ह्यूरिस्टिक अप्रोच में हम क्या करते हैं? ह्यूरिस्टिक अप्रोच में, प्रैग्मेटिज्म में हम खुद करके देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। एंड ह्यूरिस्टिक मेथड में होता है, ह्यूरिस्टिक अप्रोच में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या फिर ये हम प्रैक्टिकल मेथड, बहुत सारा प्रैक्टिकल मेथड को यूज करते हैं। ह्यूरिस्टिक अप्रोच जो टीचिंग का होता है, या कोई स्टूडेंट को हम इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं, नेचर में छोड़ देते हैं ह्यूरिस्टिक में।
मतलब यहाँ ह्यूरिस्टिक में इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाता है, और यहाँ पर क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया, और वो इंडिपेंडेंट डिस्कवरर बन जाता है, खुद से खोज कर सीखना, खुद से जानना। ठीक है, यहाँ पर कोई गाइडेंस नहीं, कोई हेल्प नहीं, और यहाँ पर एक्सपीरियंस, खुद से करके सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर टीचर सपोर्ट करता है प्रैग्मेटिज्म में। और यहाँ है कि कोई हेल्प गाइडेंस नेचुरलिज्म में नहीं मिलता है, टीचर प्रॉब्लम सेट कर देता है बच्चे को, और किनारे खड़ा होकर देखता है कि बच्चे किस तरह से आंसर खोज रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया सी, इसमें प्रैग्मेटिज्म में हो गया अनुभव करके सीखना, और इसमें हो गया कि डिस्कवर करके सीखना। तो हमारा आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, द लास्ट वन इज, which of the following is an epistemological tenet of existentialism? निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववाद का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है? तो एपिस्टेमोलॉजिकल एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब होता है कि जो हमारे लिए रैशनल है वो हमें क्या बिलीव करना है, एविडेंस के आधार पर। मतलब क्या है कि ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। तो एपिस्टेमोलॉजिकल एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है कि हर व्यक्ति को जो ज्ञान होता है या अनुभव हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है, तो जो उसको नॉलेज होता है वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये 20th सेंचुरी का फिलोसॉफिकल मूवमेंट है एग्जिस्टेंशियलिज्म, और जो बताता है कि हर व्यक्ति जो है वो यूनिक होता है, और उसका यूनिक एग्जिस्टेंस है हर व्यक्ति का, और वो अपने आप किसी चीज को सीखता है। तो वो नॉलेज जो है वो किस तरह से, नॉलेज क्या है और किस तरह से नॉलेज एक्वायर होता है, ये व्यक्ति परक हो जाता है, हर व्यक्ति के हिसाब से होता है। ये बताता है कि हर व्यक्ति का एग्जिस्टेंस फ्री है और उसका चॉइस सेल्फ डिफाइंड है। यहाँ पर तो ये एक तरह से क्या हो गया कि ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का ज्ञान जो है ना, वो ऐसा फिलॉसफी है जो बताता है कि ह्यूमन का एक्सपीरियंस ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और बोलता है कि हर व्यक्ति अपने एक्शन के लिए खुद जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और इसलिए ये मॉडर्न फिलोसॉफिकल मूवमेंट है, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस को महत्व देता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज को देता है जो व्यक्ति खुद से करता है, और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार भी होता है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म ह्यूमन एक्सपीरियंस को महत्व देता है, हर व्यक्ति अपने एक्शन के लिए क्या होता है, वो जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये अस्तित्ववाद का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है। इसका आंसर है कि ज्ञान जो है, नॉलेज इज अफेक्टिव एंड इंटर सब्जेक्टिव, मतलब व्यक्ति परक है। हर व्यक्ति अपने अपने एक्शन और चीज, हर एक्शन के लिए खुद वो जिम्मेदार है।
और ये हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। तो ये व्यक्ति परक का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति का ज्ञान अपनी नॉलेज और इंटर सब्जेक्टिव मतलब हर व्यक्ति का अलग अलग तरह का ज्ञान होता है। तो ये एपिस्टेमोलॉजी हो गया ज्ञान से संबंधित। और एग्जिस्टेंशियलिज्म हो गया फिलोसॉफिकल मूवमेंट जो कि हर व्यक्ति के एग्जिस्टेंस के यूनिकनेस पर जोर देता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।